Good morning, everybody. Hi, Dr. Amandeep. Welcome you all. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंपोर्ट लोन, दैट इज आल्सो नोन एज इंपोर्ट फाइनेंसिंग और इंपोर्ट क्रेडिट भी इसको बोल देते हैं। इंपोर्ट क्रेडिट या इंपोर्ट लोन आज हम लोग करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने किया था कि आपको एक्सपोर्ट के लिए भी लोन मिल जाएगा, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट फाइनेंसिंग या पैकिंग क्रेडिट जिसको हमने कहा था। तो इसी तरह आपको इंपोर्ट के लिए भी लोन मिल जाता है। कई बार क्या होता है कि आपने कोई आइटम इंपोर्ट की है और आपने एक्सपोर्टर को पैसा देना है, तो आपके पास पैसे नहीं है, फाइनेंस की आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बैंक को बोल सकते हैं, बैंक आपको लोन दे देगा, पेमेंट आपकी हो जाएगी और आप बैंक को बाद में पेमेंट कर दोगे। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट क्रेडिट या इंपोर्ट लोन। तो इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट लोन। देखिए क्या होता है कि जब भी आपको कोई आइटम इंपोर्ट करनी होती है, मान लो आप इंडिया में हो, ये कोई कंपनी है जो ऑस्ट्रेलिया से कुछ सामान मंगवा रही है, ऑस्ट्रेलिया से आपने कोई रॉ मटेरियल या कोई आइटम मंगवाई है, तो बी से आपने सामान मंगवाया है, ऑस्ट्रेलिया से वो सामान इंडिया में आ रहा है, तो आप इंपोर्टर हो गए और ऑस्ट्रेलिया की जो कंपनी है वो एज ए एक्सपोर्टर हो गई। अब ऑस्ट्रेलिया की कंपनी को डर लग रहा है कि कहीं आप पेमेंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो आप क्या करते हो, आप अपने जो एसबीआई बैंक है उससे एक लेटर ऑफ क्रेडिट बनवा लेते हो। तो बैंक क्या लिख देता है, बैंक एक लेटर बना देता है कि अगर पेमेंट नहीं होगी एक ही तरफ से तो आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो एक श्योरिटी होती है, तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट और जो आपने ऑर्डर जो आपने दिया है वो आप किसको दे देते हो, ऑस्ट्रेलियन बैंक को पकड़ा देते हो। फिर ऑस्ट्रेलिया वाले जो बी एक्सपोर्टर है उसको थोड़ी सी संतुष्टि हो जाती है कि ए जो है वो पेमेंट कर देगा, अगर ये नहीं कर पाएगा तो ए का जो बैंक है वो भी पेमेंट कर देगा। तो आपने ऑर्डर भी दे दिया, ऑर्डर की कॉपी प्लस लेटर ऑफ क्रेडिट आपने ऑस्ट्रेलिया वाले बी को दे दिया है। अब जो पेमेंट होगी वो बी के बैंक को होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि आप इंपोर्टर, यू आर द इंपोर्टर नाउ, जो आपका सामान है वो ऑस्ट्रेलिया से चल के यहाँ पहुंच गया है, आपकी जो मुंबई एयरपोर्ट है उसके ऊपर, मुंबई की जो पोर्ट है उस पर आपका सामान आ गया है। अब इंडिया वाला जो इंपोर्टर है, यू आर द इंपोर्टर नाउ, आपके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है, यू आर नॉट हैविंग द फाइनेंस। तो आप क्या करते हो, आप अपने बैंक को बोलते हो कि फाइनेंस नहीं है मेरे पास, तो आप मुझे प्लीज लोन दे दीजिए। तो इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म के लिए आपको लोन मिल जाता है। तो वो जो लोन है वो आपका जो बैंक है वो आपकी पेमेंट कर देगा, किसको, ऑस्ट्रेलिया वाला जो बी कंपनी है उसके बैंक को पेमेंट हो जाएगी। तो सब कुछ सेटल हो जाएगा। अब बात किसके बीच में रह गई है, ए के बीच में और ए का जो बैंक है उसके बीच में। तो वो आपस में उनका कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कि 30 डेज के लिए, 90 डेज के लिए या 120 डेज के लिए आप लोन ले रहे हो इंपोर्ट के लिए। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट लोन। जब आपके पास इंपोर्ट के लिए फाइनेंस नहीं होता तो आप अपने बैंक से इंपोर्ट के लिए लोन ले सकते हो और आप बैंक को एक प्री डिटरमाइंड फ्यूचर डेट के ऊपर वापस कर सकते हो पैसे वो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इंपोर्ट लोन। तो अब इसको देखते हैं कि ये क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ये एक शॉर्ट टर्म एडवांस है, इंपोर्ट लोन इज ए शॉर्ट टर्म एडवांस। शॉर्ट टर्म के लिए आपको एडवांस दिया है बैंक ने, तो इससे आपको क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो इंपोर्टर है जिसको हमने कस्टमर बोला है, वो जो उसकी ऑब्लिगेशन है, इमीडिएट जो उसने ऑब्लिगेशन करना है, इमीडिएटली जो एक्सपोर्टर को पे करना है, क्योंकि जैसे सामान आपका आ गया है तो आपको एक्सपोर्टर को विद इन 7 या 5 डेज में आपको पेमेंट करनी होती है। तो ये जो इमीडिएट पेमेंट आपने करनी है उसके लिए आपको एक एडवांस मिला है, किससे, बैंक की तरफ से, ताकि आपका जो ऑब्लिगेशन है वो उतर जाए। तो इंपोर्ट लोन के अंदर बैंक जो है वो आपको फाइनेंस कर देता है जो आपके इंपोर्ट कमिटमेंट है, आपका जो इंपोर्ट का अमाउंट है दैट विल बी फाइनेंस बाय बैंक। और जो किसका, इंपोर्टर का, कस्टमर यहाँ कौन है, इंपोर्टर, तो पेमेंट उसको हो जाएगी। और जो बैंक जो है वो पेमेंट किस बेस पे करता है आपको, बैंक आपको एडवांस किस बेस पे दे रहा है, लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे और जो डॉक्यूमेंट्री
कलेक्शन है, जो भी आपके बिल ऑफ लैडिंग है, जो पैकिंग है, जो इनवॉइस बिल है, जितने भी बिल हैं आपके ओरिजिनल, उनके बेस पे और लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे आपको वो पेमेंट हो रही है। और बैंक जो है वो आपसे पेमेंट रिसीव कर लेगा, जो भी आपका प्री डिटरमाइंड डेट इन द फ्यूचर डिसाइड हुआ है, चाहे वो 3 मंथ है, चाहे वो 30 डेज है, चाहे वो 90 डेज है। इसके बाद बैंक जो है वो आपसे पेमेंट ले लेगा। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इम्पोर्ट लोन, कि बैंक जो है आपको आपकी जो आइटम आपने इंपोर्ट करवाई है उसके लिए आपको लोन दे रहा है। किस बेस पे आपको लोन दे रहा है? लेटर ऑफ क्रेडिट जो आपने इशू करवा रखा है अपने किसी दूसरे बैंक से, और साथ में जो सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो आपको मिले हैं सेलर की तरफ से, फिर वो आप उसको जमा करवा दोगे और उसके बेस पे आप जो अपना सामान है वो एक्सपोर्टर से खरीद सकते हो। सारी आइटम आपकी मिल जाएंगी आपको। अब बात आती है कि इम्पोर्ट लोन के बेनिफिट क्या है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है कि एक तो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज मिल गए हैं, आपको टाइम मिल गया है। ये आप जो है आइटम्स जो है आपकी, जो आपने फॉरेन से जो आइटम मंगवाई है एज ए इम्पोर्टर, तो अब आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो और बायर को बेच सकते हो। इस दौरान आपको टाइम मिल गया है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। दूसरा ये कि सप्लायर जो है आपका, एक्सपोर्टर है, उसको वो इंडिपेंडेंट है इस रेजिंग फाइनेंस की प्रोसेस से। भाई एक्सपोर्टर को कुछ नहीं करना है, जो कुछ सेटिंग करनी है वो इंपोर्टर ने आपने पेमेंट करवाएगा। इम्पोर्टेंट लोन ले रहा है, इसमें सेलर कुछ नहीं कर रहा, तो सेलर को कोई टेंशन नहीं है, उसने अपना माल भेज दिया है और उसको पेमेंट बैंक से मिल जाएगी। ये इम्पोर्टर की सिरदर्दी है कि उसको लोन लेना पड़ रहा है किसी बैंक की तरफ से। और तीसरी बात यह है कि कस्टमर जो है वो, जो इम्पोर्टर है वो साइट बेसिस के ऊपर सप्लायर को पेमेंट कर रहा है। साइट बेसिस मतलब कि ऑन द डिलीवरी डेट के ऊपर विद इन 7 डेज आपको पेमेंट मिल जाएगी सेलर को। एक्सपोर्टर जो है उसको पेमेंट आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो, तो इससे जो आप टाइमली पेमेंट कर रहे हो तो कस्टमर की बार्गेनिंग पावर इंक्रीज होती है, कि जो बायर है, जो इम्पोर्टर है, वो जब भी आगे कभी भी अगर डील कर रहे हैं किसी आइटम को लेकर के, तो वो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, उसकी प्राइस को कम ज्यादा करवाने की पावर बढ़ जाती है, क्योंकि वो तो सेलर को टाइमली पेमेंट कर रहा है ना। वो सेलर से कोई रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि मैं आपसे 3 महीने का टाइम मांग रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उधार में लेते हो तो सेलर जो है आपको फिर अपनी कंडीशन के ऊपर आइटम देता है, बट आप तो उसको टाइमली पेमेंट कर रहे हो। आपकी तो सेटिंग जो है वो बैंक से होगी ना, आपने बैंक से लोन लिया, उसको पेमेंट कर दिया आपने, तो इस तरह से जब आप उसको टाइमली पेमेंट करते हो तो आपकी बार्गेनिंग पावर भी इंक्रीज होती है। अब क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है बैंक की तरफ से जब भी आप लोन लेने जाते हो इंपोर्ट के लिए? तो सबसे पहले तो एक आपकी लिमिट सैंक्शन होगी, एक क्रेडिट लिमिट बनेगी आपकी, उस क्रेडिट लिमिट के अंदर ही आपको लोन दिया जाएगा। दूसरा ये, जब भी आप इस तरह से लोन की फाइनेंसिंग के लिए रिक्वेस्ट करते हो तो वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है उसमें होने चाहिए, और उसमें जो आपके कंपनी के जो ऑथराइज सिग्नेचरीज हैं, जो कंपनी के जो आपके डायरेक्टर्स हैं या फिर जो कंपनी के असली मालिक हैं, जो भी ऑथराइज्ड हैं सिग्नेचर करने के लिए, दैट फॉर्म शुड बी ड्यूली साइंड बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी। और दूसरा, लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसके, आप जो बैंक आपको जो लोन देता है बेटा, वो आपको लेटर ऑफ क्रेडिट के बेस पे देता है, और इस लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ एक आपको सारे के सारे जो ओरिजिनल बिल होते हैं और जो अदर डॉक्यूमेंट्स, जो भी आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको जो मिले हैं, उसका कंप्लीट सेट आपको लगाना होता है जब भी आपको लोन लेना है। तो उस बैंक को, जिस बैंक को आप अप्लाई करोगे, वहाँ पे आप लेटर ऑफ क्रेडिट भी दोगे और साथ में सारे के सारे ओरिजिनल बिल और अदर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपको बैंक को देने होते हैं। बैंक उनको अपने पास रखता है, और जब आप आगे जब उनको पेमेंट करोगे तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास ही रखता है। और दूसरा ये कि जो गुड्स, जिस गुड्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मान लो बाहर से कोई आपने आइटम मंगवाई है, तो वो जो अंडरलाइंग गुड्स हैं, जो गुड्स बाहर से इंपोर्ट होकर के आ रही है, वो बैंक से, आप जिस बैंक से आप लोन ले रहे हो, तो वो गुड्स सुटेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो फैशनेबल गुड्स हों या फिर वो पेरिशेबल गुड्स हों, फूड आइटम्स हों जो जल्दी ही खराब हो जाएंगी, या फिर जिनका कोई पता ही नहीं है कि वो कब मार्केट से बाहर हो जाएंगी। तो इस तरह के गुड्स जो है वो बैंक जो है गुड्स को भी चेक करता है कि आपने क्या आइटम मंगवाई है। तो अगर आपने कोई ऐसी आइटम मंगवाई है जिसके लिए बैंक आपको नहीं दे सकता, तो वो आपको लोन नहीं देगा। अगर वो फैशनेबल आइटम है या पेरिशेबल आइटम्स हैं, उन चीज़ों के लिए बैंक आपको लोन नहीं दे पाएगा। और दूसरा, फिर नेक्स्ट बात है कि जो
फाइनेंसिंग पीरियड जो होगा, आपको कितने दिनों के लिए लोन चाहिए, 30 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, 120 डेज के लिए, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो आपका जो कैश कन्वर्जन साइकिल है। अब कस्टमर ने लोन ले लिया, कस्टमर ने लोन ले लिया है, मान लो एक इंपोर्टर है, इंपोर्टर ने बैंक से लोन ले लिया और इंपोर्टर ने फिर जो बाहर से जो आइटम मंगाई है, या तो वो रॉ मटेरियल है या फिर वो बनी बनाई गुड्स हैं, तो कितने दिनों के अंदर अंदर वो कन्वर्ट कर देगा कैश के अंदर उनको। तो दैट इज द कॉल्ड कैश कन्वर्जन साइकिल, कि आपकी जो आइटम है वो आप कितने दिनों में कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। जितने दिनों में कैश में वो कन्वर्ट हो जाएगी उतने ही दिन के लिए आपको लोन लेना चाहिए। भी आपने बाहर से कोई रॉ मटेरियल या गुड्स मंगवाई हैं, वो 60 डेज में आप कन्वर्ट कर दोगे कैश के अंदर, तो आपको 60 डेज के लिए ही लोन मिलेगा। भी जैसे ही आप उस आइटम को बेच दोगे, तो उस आइटम को बेच के आपके पास क्या हो जाएगा, जो भी पैसा आएगा वो आप अपने बैंक को दे दो, ताकि आपको आगे भी लोन मिलता रहे। और फाइनेंसिंग जो बैंक करता है नॉर्मली वो सेम करेंसी के अंदर होती है जो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर प्रोसीड लिखा होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा होता है कि किस करेंसी में आपको जो है वो पेमेंट करनी है इंपोर्टर और एक्सपोर्टर के बीच में। बट अगर फिर भी अगर वो सेम करेंसी नहीं है, वो कोई और करेंसी के अंदर मांग रहा है, तो फिर बैंक जो है वो उसके साथ वो जो फॉरवर्ड फॉरेन एक्सचेंज की जो डील होती है, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर जो फॉरेन एक्सचेंज का जो रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपके साथ डील करेगा। सो ये सब बातें बैंक ध्यान में रखता है। तो इंपोर्ट लोन कह लो या इंपोर्ट फाइनेंसिंग, ये जो एक अच्छी फैसिलिटी है इंपोर्टर के लिए कि अगर उसके पास फाइनेंस की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो बैंक से फाइनेंस ले सकता है 30 डेज, 60 डेज या 90 डेज के लिए, और आपके पास जब पैसे आ जाएंगे आप बैंक को पे कर दोगे। दैट इज़ अ वेरी गुड फैसिलिटी कि आपको टाइमली, सेलर को टाइमली पेमेंट हो जाती है और बायर को भी टाइम मिल जाता है कि वो जो इंपोर्टर को भी टाइम मिल जाता है कि इंपोर्टर ने जो आइटम बाहर से ली है वो उनको या तो बेच दे डायरेक्टली अपने कस्टमर को, या फिर उसको अगर वो रॉ मटेरियल है तो उसको वो कन्वर्ट कर देगा फिनिश गुड्स के अंदर, और फिर वो उसको बेच करके पेमेंट कर देगा जो भी उसने बैंक से लोन लिया है एज ए इम्पोर्ट लोन। तो इट्स ए वेरी गुड फैसिलिटी फॉर द इम्पोर्टर, और इम्पोर्टर को इसका फायदा उठाना चाहिए। और थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज कॉन्टेक्ट मी।